ये सफ़र बहुत दिन से चल रहा है। ठीक है, मेरे ख्याल से 16-17 वीडियो हो गए हैं, लेकिन आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का ये आखिरी वीडियो है जिसमें मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा कोरोजन, रस्टिंग और मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। अच्छा, कई लोग सोच रहे होंगे कि सर ये तो हम लोग शायद 9th और 10th में भी पढ़े हैं, 10th में पढ़े थे रेंसिडिटी और कोरोजन, वहाँ रस्ट का फार्मूला भी पढ़े थे। तो आज के वीडियो में आप क्या खास बताएंगे? तो आज के वीडियो में उसी चीज़ को आप बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और जो एक नया टॉपिक आप पढ़ेंगे जो अभी तक आप नहीं पढ़े होंगे, मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो कुछ रिएक्शंस आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन आपको बड़े अच्छे समझ में आएगा, आखिरी तक देखते रहिएगा। और एक चीज और बताना था, ऊपर जो आई बटन आपको वीडियो में आई बटन दिख रहा होगा, उस पर सजेस्टेड करके इसी चैप्टर के का जो प्लेलिस्ट है उस पर मैंने ऐड कर दिया है। तो आप डायरेक्टली आई बटन दबाकर इस चैप्टर के सारे वीडियोस को एक प्लेलिस्ट में आप पा जाएंगे बड़े आराम से। आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा कि लेक्चर नंबर 13 कहाँ है, लेक्चर नंबर 12 कहाँ है, लेक्चर नंबर 9 कहाँ है, ये आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, उसमें आपको एक साथ सारे वीडियोस मिल जाएंगे। चलिए, तो अब देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है कोरोजन क्या है, तो कोरोजन को पहले मैं नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ। कोरोजन का मतलब होता है धीरे धीरे कोई मेटल हो, कोई भी मेटल हो, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे निकिल हो, चाहे कोबाल्ट हो, चाहे गोल्ड हो, चाहे सिल्वर, ब्रह्मांड का कोई भी मेटल हो, उसका धीरे धीरे लेयर 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 डिग्रेडेशन होना, एक एक लेयर का खत्म हो जाना। ठीक है, एक एक लेयर धीरे धीरे क्षरण हो जाना, गायब होते रहना, लेयर बाय लेयर घिसना, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। और कोरोजन करता क्या है? किसी भी चीज की इकोनॉमिकल वैल्यू को क्या कर देता है, किसी भी मेटल की इकोनॉमिकल वैल्यू को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे आप गोल्ड में कोरोजन ना के बराबर होता है, बहुत स्लो होता है, बहुत स्लो होता है गोल्ड में, लेकिन फिर भी अगर आप एक गोल्ड की ज्वेलरी पहने हुए हैं, एक चेन पहने हुए हैं, 15-20 साल बाद आप उसको जब साफ कराएंगे तो आप देखेंगे गोल्ड का वेट थोड़ा कम हो जाता है। होता क्या है भाई, 10 साल 12 साल आप पहने हैं उसको, पसीने के कांटेक्ट में आ रहा है, एयर के कांटेक्ट में आ रहा है, सनलाइट के कांटेक्ट में आ रहा है, बारिश में आप भीग गए तो बारिश के पानी के कांटेक्ट में आ रहा है, तो होता क्या है उसके अपर लेयर पर एक अलग तरह का कंपाउंड बन जाता है। तो जब आप उसको साफ कराते हैं फिर से, तो वो लेयर को हटाना पड़ता है। तो आपने खरीदा 20,000 में, आपने खरीदा 10 ग्राम सोना, लेकिन कुछ साल के बाद वो बचा कितना, 8 ही ग्राम सोना, 2 ग्राम क्या हो गया, कोरोड हो गया। इसी को बोलते हैं कोरोजन। पहले, अब तो आजकल तो फाइबर्स के कूलर्स आने लगे हैं, लेकिन पहले लोहे वाले कूलर आते थे जिसमें पानी मोटर के थ्रू ऊपर चढ़ता था, और हर कूलर को लोग पेंट करा के रखते थे। क्यों? उसी कोरोजन से बचाने के लिए। तो कूलर में छेद हो जाया करता था, क्योंकि पानी के कांटेक्ट में हमेशा उसको रहना। लोहे का बना कूलर है, अगर आप उसको पेंट नहीं कराएंगे तो उसमें लेयर बाय लेयर कोरोजन होता रहेगा, और वो क्या हो जाएगा, उसमें होल क्रिएट हो जाएगा। तो इकोनॉमिकल वैल्यू को कोरोजन क्या कर देता है, घटा देता है। उस मेटल के एक्चुअल वेट को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो आइए डेफिनेशन पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा है। द प्रोसेस ऑफ स्लोली, ये आपको दिखेगा नहीं, इतना फास्ट नहीं होता है कि आप खड़े होकर देख लिया, अरे वाह कोरोजन हो गया। होने के बाद आपको दिख जाएगा कि हाँ इसमें हो गया है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ स्लोली ईटिंग अवे ऑफ द मेटल ड्यू टू अटैक ऑफ द एटमॉस्फेरिक गैसेस और ह्यूमिडिटी। या तो एटमॉस्फेरिक गैसेस अटैक कर दे मेटल सरफेस पे, या तो ह्यूमिडिटी वाटर मॉलिक्यूल अटैक कर दे ऑन द सरफेस ऑफ द मेटल, रिजल्टिंग इनटू द। अच्छा, जब गैसेस और वाटर अटैक करेगा सरफेस पे तो उस मेटल से रिएक्शन करेगा और नए कंपाउंड्स बनाएगा। तो रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स सच एज, या तो कोई ऑक्साइड बना लेगा, मेटल का ऑक्साइड, या तो मेटल का ही सल्फाइड, या तो मेटल का कार्बोनेट, या तो मेटल का सल्फेट, ऐसे कुछ भी बना सकता है, नाइट्रेट, व्हाटएवर। ठीक है, तो इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कोरोजन। क्या बोलते हैं, कोरोजन। अब जो कोरोजन है ये दो तरह का होता है, एक होता है ड्राई कोरोजन, एक होता है वेट कोरोजन। तो ड्राई कोरोजन किसकी वजह से होता है, गैसेस की वजह से होता है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती हैं। जैसे डायरेक्ट केमिकल कोरोजन ड्यू टू डायरेक्ट कांटेक्ट विद गैसेस, जो एटमॉस्फेयर में गैसेस होती हैं, H2O2, N2, अमोनिया, कई तरह की गैसेस होती हैं, और भी कई तरह की गैसेस होती हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट मेटल इनके कांटेक्ट में आ जाए, कोई केमिकल बॉन्ड बना ले, कोई नई चीज बना ले और एक लेयर फॉर्म कर ले, देन दैट इज कॉल्ड क्या, ड्राई कोरोजन। क्या बोलते हैं उसको, ड्राई कोरोजन। अच्छा, ये एक्चुअली ऐसा कोरोजन होता कहाँ है, जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं तो उनके अंदर से बहुत तरह की हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, जो अगल बगल उस एरिया में पड़ने वाले जितने भी मेटल्स होते हैं, किसी के घर का मेटल है, रोड पे रोड लाइट के खंबा लगा हुआ है, पोल, वो वाला मेटल है, या कुछ भी मेटल है, वो उनके कांटेक्ट में आती है, हार्मफुल गैसें उस मेटल से रिएक्ट कर लेती हैं, उनके सरफेस पे एक लेयर बना देती हैं, और वो धीरे धीरे उसको कोरोड करती रहती हैं। तो बेसिकली ड्राई कोरोजन ऐसी जगहों पे होता है जहां खूब ढेर सारी क्या होती है, इंडस्ट्रीज होती हैं। ठीक है,
तो इट अकर्स नियर इंडस्ट्रीज व्हिच रिलीजेस हार्मफुल गैसेस एंड कोरोड मेटल्स। आइए वेट कोरोजन, बेसिकली हम लोग जो कोरोजन की बात करने जा रहे हैं वो इसी की बात करने जा रहे हैं, वेट कोरोजन की। वेट माने गीला। इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। भाई इस चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है, इसमें हम लोग पढ़े हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, दैट इज आल्सो नोन एज गैल्वेनिक सेल, डैनियल सेल, वोल्टेइक सेल। तो हम लोगों को भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वाला कोरोजन ही पढ़ना है। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से रिलेटेड वाला कोरोजन आपका क्या है? वेट कोरोजन है। बताइए क्या है? वेट कोरोजन। ठीक है, तो हम लोग को वेट कोरोजन के बारे में ही खूब डिटेल से पढ़ना है। ठीक, तो इट इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन, याद रखिएगा। और ये किसकी वजह से होता है? वाटर की वजह से होता है, जिसकी उसी को आप क्या बोलते हैं? ह्यूमिडिटी बोलते हैं। तो इट अकर्स ड्यू टू वाटर प्रेजेंट इन द एयर। जो एयर के हवा के अंदर बारिश हो जाती है तो ह्यूमिडिटी हो जाती है, उनके अंदर जो एयर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं, दोज वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द वेट कोरोजन। तो आप कोरोजन समझ गए, उसके कुछ एग्जांपल्स आप समझ गए। कोरोजन कितने टाइप के हो गए? दो तरह के हो गए, ड्राई और वेट। अब एक स्पेशल केस, अगर यही कोरोजन आयरन में होता है, किसमें होता है? आयरन। भाई हमारे घरों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल कौन सा है? आयरन। भाई आपके घर में ऐसा थोड़ा ना होगा गोल्ड ज्यादा है आयरन कम है, लोहा का अमाउंट आपके घर में ज्यादा होगा, चेक कर लीजिए। तो सबके घरों में, तो सबके घरों में सबसे ज्यादा यूज होने वाला मेटल कौन सा होता है? आयरन होता है। ठीक है, इसीलिए आयरन को में जब कोरोजन होता है तो उसको एक स्पेशल नाम दे दिया गया, क्या? रस्टिंग। बोलो क्या बोलते हैं? रस्टिंग। तो पूछे रस्टिंग क्या है? तो कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। कोरोजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। व्हेन कोरोजन अकर्स इन आयरन दैट इज कॉल्ड रस्टिंग। और जो नया कंपाउंड बनता है लोहे के ऊपर, जो कोरोजन होने के बाद जो लाल लाल पपड़ी टाइप का जम जाता है, दैट इज कॉल्ड रस्ट। और रस्ट का फार्मूला होता है Fe2O3.XH2O। लेकिन बात आई Fe2O3.XH2O, इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? तो आज के वीडियो में यही चीज मैं आपको बताने वाला हूं। अच्छा, तो वेट कोरोजन इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन। तो इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर कैथोड होगा और एनोड होगा। बताओ एनोड पर क्या होगा? ऑक्सीडेशन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में आप पढ़े होंगे एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। ठीक है, और एनोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल कोरोजन है तो ये सारी चीजें इसके मैकेनिज्म में आने वाली हैं, जिसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आइए बात करते हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ रस्टिंग। रस्टिंग का मैकेनिज्म पढ़ने जा रहे हैं। ये हमारे पास लोहे की एक छड़ है, लोहा एक मेटल है, उसका हमारे पास एक टुकड़ा है। ठीक है, लोहे की एक छड़ है। अच्छा, आपको पता होना चाहिए हमारे एटमॉस्फेयर में एयर में गैसेस होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होती है, ऑक्सीजन भी होता है। इस्तेमाल हमको एयर में जो दो गैसें होती हैं CO2 और O2 का करना है। इसलिए मैंने यहाँ पर ये हमारा एटमॉस्फेयर है, इसमें दो ही गैस जिक्र किया है। और N2 भी होता है, लेकिन नाइट्रोजन नहीं रिएक्शन करता है कोई। रस्टिंग में नाइट्रोजन का कोई रोल नहीं है। ठीक है, रस्टिंग में H2 गैस का कोई रोल नहीं है जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, तो वो मैंने नहीं लिखा। ये मत सोचना कि एटमॉस्फेयर में केवल यही दो गैसें होती हैं, और भी गैसें होती हैं। तो CO2 है, आपका ऑक्सीजन है, और प्लस आपका वाटर है। वेट कोरोजन की हम लोग बात कर रहे हैं, वेट कोरोजन और रस्टिंग की बात कर रहे हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का तो अहम रोल है, वाटर को तो कंसीडर करना ही करना है। अच्छा, सबसे खास बात जानते हो क्या होता है? जब हमारा लोहे का टुकड़ा आयरन वो हमारे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी, आर्द्रता, नमी के कांटेक्ट में जब आता है, तो ये बताओ जब हमारे एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स होते हैं, इनकी एक खास बात क्या होती है? ये O2 और CO2 को अपने अंदर इजीली डिजॉल्व कर लेते हैं। कहानी सारा खेल रस्टिंग का वहीं से शुरू होता है। अगर ये H2O खाली वाटर के इसके सरफेस के कांटेक्ट में आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आप दिन भर लोहे को पानी में डुबे रहिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि ये वाटर मॉलिक्यूल्स इस CO2 और O2 को अपने अंदर डिजॉल्व कर लेते हैं, और सारा खेल वहीं से शुरू होता है रस्टिंग का। तो देखिए, तो इस खेल जहां से शुरू हुआ हम भी बात वहीं से करने जा रहे हैं। तो स्टेप 1, तो ये तो CO2 और O2 इन दोनों को ये कौन डिजॉल्व कर लेता है? डिजॉल्व्स इन वाटर, डिजॉल्व्स इन वाटर। ये सब वाटर में क्या हो जाते हैं? डिजॉल्व हो जाते हैं। खेल यहीं से शुरू होता है, रस्टिंग का खेल यहीं से शुरू होता है। रस्टिंग का खेल यहीं से शुरू होता है, यहीं से शुरू होता है। ध्यान देना, रस्टिंग का खेल यहीं से शुरू होता है कि डिजॉल्व क्यों कर लिया भाई। अब देखो स्टेप 2, ये तो पानी जब CO2 को डिजॉल्व करेगा या इससे रिएक्शन करेगा तो एक आप लोग पढ़े होंगे H2O और CO2 के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? H2CO3 कार्बोनिक एसिड। ये देखिए एसिड बन गया, मेटल के सरफेस पे एसिड बन गया, खेला धीरे धीरे शुरू हो रहा है। तो स्टेप 2 देखिए, स्टेप 2 क्या होता है?
ये जो CO2 है ये डिजॉल्व हो जाता है किसमें, वाटर में, ठीक है। और ये बनाता क्या है, H2CO3, नाम मैं बता दे रहा हूं, आप लोग 12th में है, इसका नाम नोट कर लीजिए, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, ठीक है। ये H2CO3 का मतलब क्या होता है, कार्बोनिक एसिड। अच्छा एक और बता दें, ये पूरा का पूरा वीडियो 9 से 12 तक के सभी तरह के बच्चों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए ये H2CO3 कार्बोनिक एसिड है। अब ये कार्बोनिक एसिड क्या देगा, एसिड है तो क्या देगा, H+ देगा। कितना H+ देगा, 2H+ देगा, रिवर्सिबल होता है ये, 2H+ और कार्बोनेट CO3 पर -2, भाई 2H+ तो कार्बोनेट आयन बचा, उसके ऊपर -2। तो ये आपका स्टेप 2 होता है। वाटर डिसॉल्व कर लेता है एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को और ऑक्सीजन को अपने अंदर, ठीक है। अभी मेटल के सरफेस से क्या रिएक्शन स्टार्ट हुआ, अभी वहां नहीं जा रहा, ठीक है। और उसके बाद CO2 और H2 जब मिक्स हो जाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, कार्बोनिक एसिड नाम बोल रहा हूं बार बार, और ये डिसॉल्व हो जाता है H+ में और कार्बोनेट आयन में। स्टेप 3, अच्छा आपको ये भी पता होगा कि हमारे पास, इसको दिखाना कोई बहुत जरूरी नहीं है लेकिन बता दे रहे हैं, हमारे पास वाटर है, वाटर भी तो आयनाइज होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कमजोर इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत भयंकर तरीके से आयनाइज नहीं होता है, लेकिन कुछ तो H+ और OH- वाटर भी देता है। तो ये भी एक स्टेप है। H2O क्या दे देता है, बोलिए, H+ और OH- दे देता है। तो इतना स्टेप आप लोग का क्लियर हुआ, देख लीजिए। अभी रिएक्शंस क्यों नहीं चल रहा, अभी मैंने कैथोड और एनोड की अभी तक कोई बात आपसे नहीं करी है, ठीक है। अभी स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे चलना है, कोई दिक्कत नहीं है। बताइए, इतना आपका खेल शुरू हो, इसको समझ लीजिए, नोट करिए। अच्छा देखिए, ये आयनाइज हो गया आपका किसमें, H+ में, ठीक है। अच्छा ये तो यहाँ पर पहले था CO2 O2 और वाटर था, लेकिन खेल हुआ, ये 2 स्टेप्स, ये 2-3 स्टेप परफॉर्म हुए। अब बताओ यहाँ पर कौन कौन सा आयन आ गया, बोलो H+ आ गया। क्या आ गया, H+ आ गया। खूब ढेर सारे H+ आयन हो गए भाई। CO2 और H2O कंबाइन होकर कार्बोनिक एसिड बनाए, और कार्बोनिक एसिड क्या देगा, H+ आयन देगा, लिखा है H+ आयन और कार्बोनेट आयन। अब H+ आयन को क्या चाहिए, खूब ढेर सारे इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई। H+ आयन है, वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो H बनाएगा, और इलेक्ट्रॉन लेगा तो H2 बनाएगा। तो ये जो H+ उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, और इलेक्ट्रॉन तभी उसको मिलेगा जब कोई इसको इलेक्ट्रॉन देगा, और जहां पर इलेक्ट्रॉन दिया जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन जहां पर होता है दैट इज कॉल्ड एनोड। एनोड पर ही ऑक्सीडेशन होता है और कैथोड पर रिडक्शन। ये तो ये मेटल है, और आप लोग पढ़े होंगे मेटल सारे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये बड़ी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। तो H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये तुरंत आयरन क्या करेगा, अब देखिए आयरन का रोल शुरू हो गया। अभी तुरंत आयरन क्या करेगा, अपना ऑक्सीडेशन कराने लगेगा, आयरन के एटम्स ऑक्सीडाइज होने लगेंगे, और क्या रिलीज करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करेंगे। तो ये देखिए आपका स्टेप 4। अब जहां पर आयरन का ऑक्सीडेशन शुरू हुआ, उसी को आप खट से क्या बोल सकते हैं, एनोड। और आयरन आपका Fe जो है वो कन्वर्ट होगा Fe+2 में, और दो इलेक्ट्रॉन अभी आगे बैलेंसिंग करना पड़ेगा, तो इसको मैं ले रहा हूं आपका 2Fe, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 2Fe2+ में, और 4 इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए आप एक ही लेके चलेंगे तो कोई भी बात में भी बैलेंस कर सकते हैं। मैं शुरू में ही ले लिया हूं। 2 आयरन +2 में, 2 की जगह 20 भी आप ले सकते हैं। 2 आयरन +2 में कन्वर्ट हुआ और 4 इलेक्ट्रॉन। एक आयरन ने दिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 आयरन एटम कितना देंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो देखो ये Fe जो है, ये Fe ये टूट गया किसमें, ये Fe+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन में, और ये इलेक्ट्रॉन कहां चले गए, यहां चले गए H+ के पास। क्या भैया तुमको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, हम दे रहे हैं इलेक्ट्रॉन। तो एनोड पर आयरन का ऑक्सीडेशन हुआ और ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ। फिर इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल अभी करेगा, अभी आगे दिखाऊंगा स्टेप में H+ कैसे इस इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल करेगा। यहां ये एनोड पर रिएक्शन हुआ है, तो इसका आप लोग पढ़े होंगे इसी चैप्टर में। मैंने फिर से बोला आई बटन पे जाकर पुराने वीडियोस को क्लियर कर लीजिएगा, तभी ये सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अच्छा मैंने आपसे क्या बोला कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू भी कुछ होगी। अरे पढ़े हो ना, E सेल बराबर ER - EL, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो E ऑक्सीडेशन होता है, या E0 कर लो, उसकी वैल्यू होती है +0.44 वोल्ट। तो अगर कोई तुमसे पूछे E0 रिडक्शन की वैल्यू क्या होगी, इसी के लिए भले ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये सब वैल्यू चेंज करना मैं सिखाया है अपने शुरुआती वीडियोस में, तीसरे या चौथे वीडियो में, ठीक है। तो इस साइन चेंज हो जाता है -0.44 वोल्ट। ये आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ये मैं एक्स्ट्रा थोड़ा सा बता दिया हूं। यहाँ इसकी रस्टिंग की कोई, आप ये इस रस्टिंग प्रोसेस से मैकेनिज्म में इसका कोई यूज नहीं है, बस ऐसे बता दिया कि वैल्यू भी याद रखेंगे थोड़ा आप इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा, ठीक है। तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू होती है +0.44। लेकिन अगर इस वैल्यू को हम कन्वर्ट करें रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को कन्वर्ट करने की बात हो रही है, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका स्टेप 4 हो गया। ये क्या था बोलिए, एनोडिक रिएक्शन था। कैसा रिएक्शन था, एनोडिक रिएक्शन।
अब आते हैं स्टेप 5 पर बच्चा, कैथोडिक रिएक्शन की ओर बढ़ते हैं। चलो वहां क्या है बोलिए, H+ है और क्या है, ऑक्सीजन है और क्या है, CO2 का इस्तेमाल ये कर ही लिया, H+ है, ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन है जो वहां जा रहा है, H+ है, ऑक्सीजन है और ये इलेक्ट्रॉन है जो वहां जा रहा है। तो देखिए मैं क्या ले रहा हूं, ऑक्सीजन को ले लिया O2, H+ पर्याप्त मात्रा में है ही, 4 इलेक्ट्रॉन ले लो भैया, 4 इलेक्ट्रॉन ये यहां से गया ना, 4 इलेक्ट्रॉन, 2 है, 2 की जगह और ले लो 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा 4 इलेक्ट्रॉन को एक H+ कितना इलेक्ट्रॉन लेगा, 1, तो 4 H+ कितना लेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ले लो 4 H+। अब ये सब आपस में कंबाइन होंगे तो 4 H+ 4 इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना लेंगे, 4H, और 4H क्या बना लेगा, 2H2, और 2H2 और O2 क्या बना लेंगे, 2H2O। ओ माय गॉड, क्या बन गया, पानी बन गया। बताओ बच्चा क्या बन गया, ये आपका कैथोडिक रिएक्शन है। ठीक है, अच्छा यहाँ कोई रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है ना, देखो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा था तो ऑक्सीडेशन हो रहा था। ठीक है, यहां पर भी इसकी भी वैल्यू है, वो भी मैं लिख दे रहा हूं, ये वैल्यू होती है 1.23। यहां तो रिडक्शन हो रहा है, यहाँ रिडक्शन हो रहा है तो डायरेक्ट मैं रिडक्शन वाली वैल्यू लिख रहा हूं, E0 रिडक्शन इसकी वैल्यू होती है 1.23 वोल्ट। याद करना चाहे तो आप याद करिए, कोई जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। ठीक है, फिर से सुनो, शुरू से सारा प्रोसेस। वाटर ने डिसॉल्व कर लिया, CO2 को बनाया, कार्बोनिक एसिड ने क्या दिया, H+ दिया। वो H+ को इलेक्ट्रॉन चाहिए, उसको इलेक्ट्रॉन देने के लिए आयरन का क्या स्टार्ट हो गया, ऑक्सीडेशन। आयरन क्या हो गया, स्टार्ट ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर बचा क्या, CO2 तो डिसॉल्व हो गया था, बचा हमारे पास O2 और आया खूब ढेर सारा क्या, H+ और क्या गया, इलेक्ट्रॉन। O2 H+ और इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन कराए, O2 H+ और इलेक्ट्रॉन का रिएक्शन कराया और क्या बना दिए, वाटर बना दिए। क्या बना दिए, वाटर बना दिए। अब इन दोनों को जोड़ रहा हूं मैं, ओवरऑल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं, ओवरऑल रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। देखो 4 इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, जगह कम है तो आप लोग ऐसे बोलिए समझ लो कट जाएगा। यहां क्या बचेगा, 2Fe, और क्या बचेगा, ये बचेगा O2 और 4H+, O2 और 4H+, और इस साइड में क्या बना आपका 2Fe+2 और प्लस 2H2O। ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया, देख लो ध्यान से, ये आपका ओवरऑल रिएक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा ये तो ये टोटल आपका एनोड था, ये आपका कैथोड था, ये एनोड और ये कैथोड, ये ओवरऑल रिएक्शन। अगर कोई कहे इसके लिए ई सेल क्या होगा, ओवरऑल का तो सेल बन गया ना, ई सेल क्या होगा, ई सेल का फार्मूला क्या होता है, मैंने आप लोग पढ़ाया है ER - EL, और एक फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड, ई कैथोड माइनस ई एनोड। तो कैथोड क्या है आपका नीचे वाला है ये, और एनोड क्या है ये। तो देखो यहां लिख दे रहा हूं 1.23 माइनस वाली वैल्यू, रिडक्शन वाली वैल्यू, दोनों रिडक्शन वाली वैल्यू, माइनस 0.44, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से 40 60 1.67 वोल्ट, 1.67 वोल्ट। नहीं दिख रहा होगा, कट रहा होगा, कट नहीं रहा होगा, लेकिन कट रहा होगा तो बता दे रहा हूँ 1.67। ई सेल ये आपका एनोडिक रिएक्शन है, ये आपका कैथोडिक रिएक्शन है, दोनों रिएक्शन को जोड़ दिए, ये आ गया। ठीक है, और हमको मिल गया सेल रिएक्शन, इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह ये वर्क कर रहा है रस्टिंग। ठीक है, तो ये मिल गया सेल रिएक्शन, और सेल रिएक्शन के लिए ई सेल कैसे निकाल दिए, ER - EL, ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं। तो ER मतलब कैथोड वाली वैल्यू, तो कैथोड वाली वैल्यू 1.23 थी, रिडक्शन वाली लेना, ठीक है, ऑक्सीडेशन वाली नहीं, यहाँ रख दिए, फिर फार्मूले वाला माइनस लगा दिए, फिर यहाँ ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू नहीं, रिडक्शन वाली वैल्यू माइनस के साथ, तो यहाँ रख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आंसर आएगा 1.67 वोल्ट। इतना क्लियर है, देख लीजिए कहीं कोई डाउट। बहुत आसान है, तनिक सा भी इसमें कोई आपको असमंजस और टफ वाली स्थिति नहीं। देखिए मैंने ऊपर वाला थोड़ा मिटा दिया, मुझे जगह की जरूरत थी। ठीक है, हम लोग को ये मिल गया है 2Fe+2 और 2H2O। अब देखिए होता क्या है, ये जो Fe+2 है, ठीक है, ये रिएक्शन कर लेगा किससे, वाटर उसके साथ बना ही है H2O, और यहां से ले लेगा, सब यही सरफेस पे हो रहा है, जो खेल हो रहा है सब यही हो रहा है, और ले लेगा O2। क्या ले लेगा, O2, एक्सेस में है हमारे पास O2, कोई कमी नहीं है, और ये सब आपस में कंबाइन होकर बना देंगे Fe2O3। ठीक है, इसको आप बैलेंस कर लीजिए, इसको 4 ले लो, इसको 4 ले लो, इसको प्लस 8H+, ये देखिए Fe2O3 बन गया, बहुत ध्यान दीजिएगा। यही जो फाइनल आपका रिएक्शन हुआ, रिएक्शन के बाद ये जो बना, ये और O2 आपस में रिएक्शन कर लेंगे, Fe2O3 बना देंगे। फिर क्या होगा, इसको बोलते हैं क्या, आयरन का ऑक्साइड, या आप बोल सकते हैं एनहाइड्रस ऑक्साइड ऑफ आयरन, जिसमें वाटर मॉलिक्यूल अटैच नहीं।
अब देखिए ये जो Fe2O3 है ये अगेन रिएक्शन कर लेगा XH2O से और बना लेगा Fe2O3.XH2O। ठीक है, ये जो बना यही क्या है, रस्ट। इसी को बोलते हैं क्या, ऑक्साइड ऑफ आयरन, ऑक्साइड ऑफ आयरन। और ये इसकी सरफेस पे क्या हो जाएगा, एक लेयर बना लेगा, ऐसे डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, रस्ट। क्या बोलते हैं, रस्ट। तो पूरा मैकेनिज्म आपका क्लियर हो गया है। रस्टिंग से कैसे बचा जाए, कोरोजन से कैसे बचा जाए। आप लोगों ने बहुत बेसिक 10th में कई मेथड पढ़े होंगे, पेंटिंग करके, ऑयलिंग करके, ग्रीसिंग करके, गैल्वेनाइजेशन करके। तो मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, प्रिवेंशन मेथड्स में नहीं जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका मेरे ख्याल से बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ई सेल का फार्मूला होता है ER-EL। सारे आई बटन को दबाएंगे, सारे वीडियोस आपको वहाँ मिल जाएंगे। और उसी को बोल सकते हैं आप ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, तो ये आपका क्लियर हो गया। ये सेल रिएक्शन है जो यहाँ पर फार्म होता है, ऑटोमेटिकली यहाँ सेल बनते हैं, कैथोड और एनोड। ठीक है, और वहाँ पे रिएक्शंस परफॉर्म होते हैं। सेल रिएक्शन होने के बाद ये वाटर से और फिर इससे O2 से रिएक्शन में बेसिकली हमको यही दिखाना था कि ये कैसे बन रहा है बस, और किसकी वजह से बन रहा है, क्यों आयरन मजबूर हुआ 2 इलेक्ट्रॉन देने के लिए, या फिर +2 में जाने के लिए क्यों मजबूर हुआ। अच्छा, यहाँ पे देखो आयरन क्या है, +2 है, और यहाँ देखो ये क्या हो रहा है, प्लस, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालो +3 है। देखो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, देख लो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ। तो आप इस जहाँ पर ऑक्सीडेशन तो उसको क्या बोलते हैं, एनोड। तो ये भी एक एनोडिक रिएक्शन की तरह काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन आप ये 3, ये 1 2 3 और ये 4, ये रिएक्शंस आपको याद करने हैं, समझ में भी आपको आ गया होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आज समाप्त हो गया। बहुत दिन से चल रहे थे ड्राई सेल, मरकरी सेल, लेड स्टोरेज सेल, फ्यूल सेल, और फाइनली आपका कोरोजन और रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा, फिर जल्द ही किसी नए चैप्टर के साथ हम लोग हाजिर होंगे। और इसी चैप्टर मैंने आप लोग को लॉगरिथम का भी ट्रिक बताया था, तो खूब बढ़िया से इस चैप्टर को पढ़िएगा और एकदम तैयारी कर लीजिएगा। कंपटीशन लेवल तक के भी आप क्वेश्चंस करिए। ठीक है, किसी भी कंपटीशन से रिलेटेड वो होंगे, ना हो तो आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।